Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about measures of central tendency यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। जब कोई भी प्रयोग या परीक्षण किसी समुदाय विशेष पर किया जाता है और उससे जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं और जब हम उनका निरीक्षण करते हैं तो कई बार हम पाते हैं कि व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों में से अधिकांश प्राप्तांक ऐसे होते हैं जो उस प्राप्तांक के किसी खास प्राप्तांक यानी कि मध्य के प्राप्तांक सेंट्रल स्कोर के आसपास केंद्रित होते हैं और जैसे जैसे इस प्राप्तांक विशेष से दूर हटते जाते हैं तो उससे कम या अधिक मूल्य के जो प्राप्तांक होते हैं उनकी संख्या घटती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत कम या बहुत अधिक मूल्य के जो प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या कम होती है। प्राप्तांकों में किसी प्राप्तांक विशेष सामान्यतः मध्य मूल्य यानी कि जो सेंटर वैल्यू है उसकी ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति को ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहा गया है। एक तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है या फिर वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। साधारण रूप से इसका अर्थ लगाया जाता है औसत से, एवरेज से, और इनको कई प्रकारों में बांटा गया है। मनोविज्ञान और शिक्षा के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के औसतों का उपयोग किया गया है। मध्यमान यानी कि मीन, मध्यांक यानी कि मीडियन और बहुलांक यानी कि मोड। इसके अलावा गिलफोर्ड ने इन मापों के अतिरिक्त गुणोत्तर मध्यमान यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक मध्यमान यानी कि हार्मोनिक मीन का भी वर्णन किया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो ये तीनों प्रकार हैं इनसे हमें औसत का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना और प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में भी उपयोगी होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत ही केंद्रीय प्रवृत्ति का मान आता है। एक ऐसा प्राप्तांक जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे प्राप्तांकों को केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं। कहने का मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से छोटे होते हैं और कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राप्तांकों की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की ओर होती है। इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को ही केंद्रीय मान कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को अब हम एक उदाहरण द्वारा देखेंगे। यहाँ पर आपको कई संख्याएं दे रखी हैं 9, 10, 10, 12, 13, 15, 16, 16, 17, 19, 19। यानी कि इस उदाहरण में 9 से प्रारंभ होकर 16 तक और 16 से 19 तक संख्याएं हैं। यहाँ पर 19 2 बार आया है। यहाँ पर देखें तो 16 से कुछ निम्न संख्याएं हैं और 16 से कुछ उच्च संख्याएं हैं। इन सब की केंद्रीय यानी कि बीच की जो संख्या है उसका यदि हम ज्ञान करना चाहें तो वो 16 होगी, क्योंकि अन्य सभी संख्याएं या तो इससे निम्न स्तर की हैं या फिर उच्च स्तर की हैं। यह संख्या सभी संख्याओं से संबंध स्थापित करती हैं। यहाँ पर यदि हम 10 और 19 संख्या को केंद्रीय मान में रखते हैं तो 10 से पहले मात्र केवल एक ही संख्या है जो 9 है, और यदि 19 संख्या को लेते हैं
तो इसके पश्चात कोई और संख्या है ही नहीं, इसलिए ये संख्याएं मध्य का अंक नहीं बन सकती हैं। इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी सेंट्रल वैल्यू में नहीं आती हैं। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति मान के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मान यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में अधिक संख्याएं प्राप्त हो जाने पर हमें परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत अधिक संख्याओं को एक छोटा सा स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति मान में तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से श्रेणी विभाजन किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति मान के अंतर्गत जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो सांख्यिकी विवरण तथा विश्लेषण के आधार पर अंकों का विश्लेषण करता है। विभिन्न प्रकार के जो शोध कार्य किए जाते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार के शोध कार्य में इसके माध्यम से सेंट्रल मीज़र यानी कि केंद्रीय मान ज्ञात किया जाता है और जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका व्यवस्थीकरण किया जाता है। इन उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय मान बड़ी से बड़ी और अधिक से अधिक संख्याओं को अल्प समय में ही व्यवस्थित करके निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। इसके लिए एक कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। वह केंद्रीय मान ज्ञात करने की सभी विधियों का यदि कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है तो छात्रों को शिक्षण कराने में, उन्हें किसी भी वस्तु का मान ज्ञात कराने में या समझाने में वह सफल होता है। इससे शैक्षिक जो समंक होते हैं उनको अच्छी तरह समझाने में सहायता प्राप्त होती है।